हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें अभी हम लोग ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन के जीवन परिचय के बारे में समझ चुके हैं। उन्होंने संरचना के बारे में अपना क्या कॉन्सेप्ट दिया है उसके बारे में भी हम लोग समझे। लेकिन मैंने कहा था कि जब संरचना की अवधारणा का हम लोग थ्योरी पार्ट समझ रहे थे उस समय मैंने ये बताया था कि अपने अगले लेक्चर में हम लोग उसको किस प्रकार से रेडक्लिफ ब्राउन ने जाके और ऑस्ट्रेलिया में जो जनजातीय समाज का अध्ययन किया था उसमें उन्होंने संरचना को किस रूप में देखा था उसको एक्सप्लेन किया है। उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे तो हम लोगों की संरचना की अवधारणा जो है रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित वो कंप्लीट होगी। इससे पहले हम लोग की जो रेडक्लिफ ब्राउन की संरचना की अवधारणा का हम लोग उदाहरण के स्वरूप में समझेंगे। उससे पहले एक प्रश्न है, इसको हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आप लोग इसका बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आप लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर रेडक्लिफ ब्राउन पे समझ चुके हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही या गलत में से किसी एक पर निशान लगाइए। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला अगर स्टेटमेंट देखें तो लिखा गया है कि लोग संस्थाओं का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ये आप लोग खुद सोचिए, फिर मैं बताती हूँ। अगला कथन है कि कथन तो नहीं बोलेंगे, इसको स्टेटमेंट बोलेंगे। सामाजिक संरचना स्थिर होती है जबकि संरचनात्मक रूप अस्थिर होता है। इसको भी मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो इसके बारे में भी आप लोग सोचिए कि ये जो है, ये जो लाइन है या स्टेटमेंट है, ये सही है या फिर गलत है। और अगला है कि रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि सामाजिक नृशास्त्र स्पष्ट अवधारणाओं को विकसित करके ही एक विज्ञान बन सकता है। ये 3 स्टेटमेंट हैं। इन तीनों में आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है अर्थात सही है और कौन सा गलत है। अब हम लोग उम्मीद है कि आप लोग खुद डिसाइड कर लिए होंगे कि कौन सा कथन सही लग रहा है, कौन सा गलत है। इसको अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला कथन जो है कि लोग संस्थाओं का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं, तो ये जो है कथन ये गलत है, क्योंकि लोग संस्थाओं का उल्लंघन जरूर करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार संस्थाओं का, अगर संस्थाएं क्या हैं, संस्थाएं जो हैं, जो भी समाज में किस प्रकार से हम कार्य व्यवहार कर सकें, उनकी एक नियमावली होती है, कार्य प्रणाली होती है, तो उसका उल्लंघन भी होता है। ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसका उल्लंघन कभी नहीं होता है। तो लोग संस्थाओं का उल्लंघन कर सकते हैं या करते हैं, कभी कभी करते भी हैं। अगला जो है लाइन है वो ये है कि सामाजिक संरचना स्थिर होती है जबकि संरचनात्मक रूप अस्थिर होता है। ये कथन भी आप लोगों का गलत है। कैसे है? यहाँ पे सामाजिक संरचना की बात हो रही है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, सामाजिक संरचना जो होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है, वो परिवर्तनशील होती है। जैसे कि अगर सामाजिक संरचना की बात करें तो एक समाज में जो पुराने लोग होते हैं वो समाज से चले जाते हैं, नए लोगों का आगमन होता है, या बोलें कि बाल काल में नए बच्चे जन्म लेते हैं और फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इस समाज से चले जाते हैं। तो जो सामाजिक संरचना है वो अस्थिर रहती है। लेकिन अगर अगर इसको हम एक समाज मान लें तो इसके अंदर की जो सामाजिक संरचना है ये हमें परिवर्तित होती दिखाई देगी, लेकिन जो इसका संरचनात्मक स्वरूप है या रूप है ये हमें स्थिर दिखाई देगा। तो ये स्थिर होगा, जबकि अंदर के जो कंटेंट हैं, हमें जो सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं, ये हमें
अस्थिर दिखाई देती है, इसमें अस्थिरता या निरंतरता पाई जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल उल्टा बोल दिया गया है। स्टेटमेंट होना चाहिए कि सामाजिक संरचना अस्थिर होती है जबकि संरचनात्मक रूप जो होता है वो स्थिर होता है। तो ये कथन भी गलत है। रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि सामाजिक निशास्त्र स्पष्ट अवधारणाओं को विकसित करके ही एक विज्ञान बन सकता है। तो ये कथन जो है ये सत्य है। तो यहाँ पे अभी ये चूँकि आप लोग बोलते हैं कि मैम जो भी इग्नू में क्वेश्चन होते हैं उसको आप एक बार डिस्कस कर लिया करिए, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अलग अलग तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ दिया गया था। अब आज के लेक्चर पे हम लोग चलते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में संरचनात्मक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है और इसके कई आधार इन्होंने माने थे। पहले हम लोग एक बार वर्ल्ड के मैप में ये देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ये आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये अपना भारत है, भारत देश है यहाँ पे, और ये जो पीले रंग में आप लोगों को इंडिया दिख रहा है। यहाँ से आप लोग तिरछे आ जाइए, ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का ये आप लोगों को पूर्वी हिस्सा दिख रहा है, जबकि इन्होंने पश्चिमी हिस्से का अध्ययन किया था। तो अब हम लोग उम्मीद है कि अभी आप लोगों को माइंड में ये मैप में जब माइंड मैप जब फिट हो जाएगा माइंड में कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में इन्होंने अध्ययन किया था, तो सबसे पहला फैक्ट्स तो यही हो जाता है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन किया था। अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने पहला जो आधार लिया है वो है क्षेत्रीय आधार। इन्होंने क्षेत्रीय आधार पे भी वहाँ की संरचनात्मक व्यवस्था की व्याख्या की है। कैसे? रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार भूभाग का क्षेत्रीय या प्रांतीय विभाजन ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जनजातीय समाज की संरचना का प्रमुख आधार था। तो रेडक्लिफ ब्राउन ऐसा देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था। जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई भाग था वो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित था। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक पुरुष किसी विशिष्ट क्षेत्र का वासी माना जाता था। अर्थात जहाँ पे किसी व्यक्ति का जन्म हो गया, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि एक एरिया ए है, यहाँ पे अगर राम नाम के किसी व्यक्ति का जन्म हो गया तो जन्म से लेके मृत्यु तक वो ऑस्ट्रेलिया का जो वो एरिया था, क्षेत्र था, वहीं का वो वासी माना जाता था। उसके बेटे और पोते इस क्षेत्रीय पहचान के उत्तराधिकारी बनते थे। तो जो उनके बेटे थे, उनके पोते थे, उनकी अगली पुश्त जो आएगी, ये कई पुश्तें जो हैं वो वहीं के निवासी या उत्तराधिकारी माने जाते थे। एक विशिष्ट क्षेत्र विशेष से संबंधित पुरुषों के योग से कुल या क्लैन बनता था। तो यहाँ पे आप लोग कुल को देख सकते हैं, कुल को इंग्लिश में क्लैन कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक माइनर सा डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बात पुरुषों के योग की हो रही है। अर्थात ये देखने को मिलेगा कि वहाँ का जो समाज था वो पितृवंशी या पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक विशिष्ट क्षेत्र विशेष से संबंधित पुरुषों के योग से कुल बनता था, जो सामाजिक संरचना में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि फिर महिलाओं का क्या स्थान था समाज में? पुरुषों की बात तो हो गई कि पुरुषों के योग से कुल जो है या क्लैन था वो बनता था, तो फिर आखिर में उस सोसाइटी में, उस समाज में महिलाओं का स्थान किधर था? तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि लड़की अपने पिता के कुल की एक सदस्य मानी जाती थी। जो लड़की होती थी उस घर की, तो उस अपने पिता के ही कुल की एक सदस्य मानी जाती थी। और वहाँ का ये बहुत ही एक बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रोल था कि कुल के बाहर विवाह होने का कठोर नियम पाया जाता था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिस
कुल की अगर कोई लड़की है या लड़का है तो उस कुल में उसकी शादी नहीं होती थी, अर्थात सेम क्लैन में विवाह नहीं किया जाता। ये बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो किया जाता था। इससे अब क्या होता था, इससे ये होता था कि एक कुल का अगर मान लीजिए कि वहाँ पे दो कुल दिखाई दे रहा है किसी भी, अगर एक मिनट इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग का हमने ले लिया एक जनजातीय समाज। वहाँ पे हमने मान लिया कि एक कुल ये है क और एक कुल जो है वो है ख। दो कुल हमें देखने को मिला। यहाँ की अगर लड़की मान लेते हैं कि सीता है और जो बेटा है वो मान लेते हैं राम मान लेते हैं, या फिर कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ की लड़की सरिता है और यहाँ का जो बेटा है वो सोहन है, ऐसा मान लेते हैं। जो सीता है उसका विवाह राम से कभी नहीं हो सकता है। ये दोनों भाई बहन नहीं हैं, लेकिन एक कुल के ही एक जो कुल हमें देखने को मिलता है उसी के एक लड़की है और एक लड़का है, लेकिन इन दोनों का विवाह बिल्कुल नहीं हो सकता है। सीता का विवाह जो होगा वो इस कुल के सोहन से ही हो सकता है और जो राम का विवाह है वो इस कुल के सरिता से ही हो सकता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे रेड क्लिफ ब्राउन बताते हैं कि जो दो कुल अगर हमें देखने को मिलते हैं, दो कुल, तीन कुल या कई सारे कुल वहाँ पे क्लैन हो सकते हैं, उनमें अलग अलग सेम क्लैन में शादी नहीं होगी, अलग अलग क्लैन में शादियाँ संभव थी। ये बहुत ही स्ट्रांगली जो है अप्लाई किया जाता था। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कुल के पुरुष, उनकी पत्नियां और बच्चे मिलकर जिस समूह का निर्माण करते थे उसे दल या झुंड या फिर होड़ कहते थे। यहाँ पे आप लोगों को ये टर्म्स मिल रहे हैं। क्लैन किसे कहते हैं, होड़ किसे कहते हैं। होड़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में दल या झुंड भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में होड़ ही हिंदी में भी दे देता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो अगर एक कुल है, जैसे हम लोगों ने क कुल की या और ख कुल की बात की, तो कुल का जो पुरुष है उसकी पत्नियां हैं और उनके बच्चे, ये मिल के जिस समूह का निर्माण करते हैं उन्हें एक दल या फिर एक झुंड कहा जाता था। हर दल का अपना विशिष्ट क्षेत्र होता था। तो जो हर दल की बात करें तो उनका अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता था, उसी क्षेत्र विशेष में ही वो निवास करते थे। आर्थिक और राजनैतिक स्तरों पर दल एक आत्मनिर्भर इकाई थी। तो आर्थिक और राजनीतिक अगर हम स्तर पे देखें तो प्रत्येक जो दल या झुंड था वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई मानी जाती थी। वो अर्थात सिर्फ अपने आप के ही दल या झुंड में निर्भर रहती थी, किसी दूसरे बाहरी झुंड या दल से उसका कोई लेना देना नहीं होता था। इसमें जो सत्ता थी वह बुजुर्गों की होती थी और हर दल एकल परिवारों में विभाजित था। तो यहाँ पे सत्ता का अगर प्रकार देखने को मिले तो जो बुजुर्ग होते थे वहाँ के, उनके हाथों में सत्ता देखने को मिलती थी। जो हर दल था वो एकल परिवारों में विभाजित था, तो प्रत्येक दल में एकल परिवार भी पाए जाते थे और जहाँ एक ओर परिवार एक अस्थायी इकाई था वहीं दूसरी ओर कुल एक अस्थायी इकाई था। अब यहाँ पे आप लोगों को ये लाइन बहुत कुछ बता रही है। आप लोग देखिए ऐसा कि जब रेड क्लिफ ब्राउन की हम लोग संरचना की अवधारणा को समझ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो समाज होता है उसकी जो संरचना होती है वो परिवर्तनशील होती है, लेकिन जो संरचनात्मक रूप हमें देखने को मिलता है वो काफ़ी स्थिर होता है, अस्थायी होता है या फिर अपरिवर्तनशील होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसी से आप लोग समझिए। इसीलिए मैंने कहा था कि जब अगला लेक्चर हम लोग करेंगे तो एग्जाम्पल से हम लोगों को बात समझ में आ जाएगी। इन्होंने कहा है कि जहाँ एक और परिवार एक अस्थायी इकाई था। अब ये कैसे है, क्योंकि
इन्होंने कहा है कि जो वो समाज था, ऑस्ट्रेलिया का जो जनजातीय समाज था, इन्होंने जिस पे अध्ययन किया था, तो वहाँ पे ये देखने को मिलता था कि पुरुष प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय समाज देखने को मिलता था। तो वहाँ पे जो महत्व था वो पुरुष का था। अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एक परिवार है, ये परिवार है, इसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे शामिल हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो दल होता था या झुंड होता था वह एकल परिवारों में विभाजित होता था। तो प्रत्येक एक न्यूक्लियर फैमिली से, एकल परिवार से मिलके और झुंड या दल बनता था। अब यहाँ पे इन्होंने जो ये लाइन कहा है कि जहाँ एक और परिवार एक अस्थायी इकाई था, वहीं पे दूसरी ओर कुल एक अस्थायी इकाई था। तो ये कैसे था, इसको हम लोग अब यहाँ समझ लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो हमें संरचना देखने को मिल रही थी वो पितृसत्तात्मक या पितृवंशी या फिर पुरुष प्रधान थी। तो यहाँ पे उस समय क्या स्थिति होगी अगर पति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि चूँकि पुरुष प्रधान समाज था। तो जब अगर पुरुष ही घर का नहीं है तो फिर उस संरचना का क्या होगा। यहाँ पे अगर पति की मृत्यु हो जाती है, मान लेते हैं, तो पत्नी और बच्चों के साथ ये परिवार जो है वो बिखर जाता था, अर्थात उस परिवार का जो अस्तित्व था वो समाप्त हो जाता था। अब इससे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ एक और परिवार एक अस्थायी इकाई था, अर्थात अगर उस परिवार के जो पुरुष थे उनकी मृत्यु हो जाती थी तो वो परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाता था। वहीं दूसरी ओर कुल जो है वो एक अस्थायी इकाई है, क्योंकि कई परिवारों से मिल के और कुल का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से जो कुल था वो एक अस्थायी इकाई था। किसी विशिष्ट क्षेत्र या प्रांत के पुरुषों से कुल संगठित होता था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बात पुरुषों की गई है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र या प्रांत में जो पुरुष होते थे उन्हीं से कुल का संगठन होता था। कुल के पुरुषों, उनकी पत्नियों और बच्चों से दल निर्मित होता था। ये आप लोगों को एक बहुत ही शॉर्ट में समझ जाना चाहिए कि जो कुल का निर्माण होता था वो उस जो भी समाज है वहाँ के पुरुषों से होता था और उसी कुल के पुरुष, उनकी पत्नियों और बच्चों से जो है वो दल का निर्माण होता था। तो यहाँ पे कुल और दल में क्या बेसिक डिफरेंस है ये यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो रहा है। इन्होंने दूसरा जो आधार बताया है, इन्होंने बोला है कि हम जनजातियों के आधार पे भी वहाँ की जो संरचना है उसको समझ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि समान रीति रिवाज और भाषा वाले कुलों से एक जनजाति बनती थी। एक जनजाति का जो निर्माण होने का जो आधार है वो क्या था, एक समान रीति रिवाज थे और एक समान भाषा थी। इनसे एक जनजाति का निर्माण होता था। अन्य क्षेत्रों के विपरीत ये जनजातियां राजनैतिक रूप से एक नहीं थीं, न ही वे किसी सामूहिक कार्य में इकट्ठे होकर शामिल होती थीं। नातेदारी के माध्यम से ही विभिन्न जनजातियां और दल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये अब आखिर में लाइन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम लोग पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसको ड्रॉ करके और मैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में नातेदारी की संरचना से विभिन्न व्यक्तियों के बीच युग्मीय संबंध स्थापित होते थे। प्रत्येक व्यक्ति अर्थात पुरुष अपनी नानी, अपनी पत्नी के कुलों से भी जुड़ा होता था, साथ ही वह उन कुलों से भी संबद्ध था जिनमें उनकी बहनों का विवाह होता था। इस प्रकार नातेदारी की संरचना के अंतर्गत नाना प्रकार के अर्थात विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध शामिल थे। अब यहाँ पे हम लोग इमेज से एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझेंगे। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि जैसे एक परिवार, मान लीजिए कि ये ए है,
एक परिवार मान लिए बी है, एक परिवार मान लिए सी है, एक मिनट, और एक परिवार मान लिए कि ये डी है। ऐसे हम लोगों ने 4-5 परिवार मान लिए, ये डी, ये ई। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे मान लेते हैं पति, पत्नी और बच्चे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी पति, पत्नी, बच्चे हैं। यही चीज़ सेम इस पे भी लागू होता है, इस पे भी लागू होता है, इस पे भी लागू होता है। अब यहाँ पे ये चूँकि आप लोग ये समझिए कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है, तो ये पता है कि इस घर की जो लड़की है, इस घर की जो लड़की है उसका विवाह जो है ये दूसरे जो कुल है, अगर मान लेते हैं कि इस कुल का जो लड़का होगा, इसको एक अलग ही, ठीक है परिवार नहीं मानिए आप लोग, इसको कुल मान लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा समझने में। तो इस कुल की जो लड़की है वो उसकी, एक मिनट यहाँ पे मैंने कुछ, इस कुल का जो लड़का होगा उससे उसका विवाह होगा। इस कुल का जो लड़का है, ऐसा हो सकता है कि इस कुल की जो लड़की हो उससे विवाह होगा, या फिर इस कुल की जो लड़की है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये रिलेशंस का एक आप लोगों को नेटवर्क दिखेगा, बट समझने की कोशिश आप लोग करिए। इस कुल की जो लड़की है इसका विवाह इस कुल के लड़के से हो सकती है, इस कुल का जो लड़का होगा, या फिर इस कुल का जो लड़का है उससे हो सकता है, या फिर किसी अपना छोड़ के बाकी किसी कुल के लड़के से शादी हो सकती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब चूँकि ये भी किसी कुल की लड़की है, जो पत्नी है ये भी किसी घर से आई हुई है, तो यहाँ पे जो ये जिस घर से आई है वो भी एक अलग परिवार होगा, अलग एक नातेदारी देखने को मिलेगी। तो मानते हैं कि इस कुल या इस परिवार में पति उस वहाँ का है, पति वहाँ का है, लेकिन जो पत्नी है वो तो किसी और घर से आई है, वो किसी दूसरे क्लैन से भी आई है, दूसरे कुल से भी आई है, क्योंकि इन्होंने बताया कि अपने कुल में विवाह नहीं होता था, तो वो दूसरे कुल से भी आई है। इसकी जो माँ होगी, अगर मान लेते हैं ये इस घर की लड़की थी, इस घर की लड़की इनकी पत्नी बनी, अब ये भी जो इस घर की लड़की है इसकी भी तो माँ होगी, तो इसकी जो माँ है वो भी किसी और कुल से या क्लैन से आई होगी, तो माँ जो है वो इस घर की लड़की है। अब यहाँ पे आप लोग ये समझिए, ये जो नानी है, अब माँ की माँ जो हो गई, ये मान लेते हैं कि नानी है, नानी इस घर से गई, माँ जो है वो इस घर से आई, और जो बेटी है वो इस घर से आई। अब आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि इस प्रकार से देखेंगे तो कई सारे नातेदारी का एक नेटवर्क बन जाता है, जो कि अलग अलग कुलों से संबंधित है, एक कुल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे यही बात रैडक्लिफ ब्राउन समझाना चाहते हैं कि नातेदारी के माध्यम से ही विभिन्न जनजातियाँ और दल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनका अपना तो कहीं बाहर कोई लेना देना नहीं था। फिर आखिर में वो जुड़ेंगे कैसे सबसे? तो जो उनके यहाँ पे लड़कियों का अलग अलग, जैसे कि माँ हमारी दूसरे घर से आई है, उनकी माँ किसी और के घर से आई है, अर्थात नानी का कोई और घर है, माँ का कोई और घर है, हमारी बेटी का कोई और घर है, हमारी जो बहन है उसका कोई और घर है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से नातेदारी के माध्यम से ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रैडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में नातेदारी की संरचना से विभिन्न व्यक्तियों के बीच युग्मीय संबंध स्थापित होते हैं। ये डैडिक जो रिलेशन होता है इस पे इन्होंने फोकस किया था, क्योंकि जो अगर देखें तो दो व्यक्तियों के बीच ही तो संबंध बनता है ना। जैसे कि अगर किसी घर से कोई लड़की आई शादी होके, तो लड़के लड़की के बीच में दो के बीच का संबंध बना। तो इस प्रकार से ये
व्यक्तियों के बीच युग्मीय संबंध पे ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अर्थात पुरुष अपनी नानी, अपनी पत्नी के कुलों से भी जुड़ा हुआ होता है। साथ ही वह उन कुलों से भी संबंध होता है जिनमें उनकी बहनों का भी विवाह होता है। इस प्रकार नातेदारी की संरचना के अंतर्गत नाना प्रकार के अर्थात विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध शामिल थे। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को जो इन्होंने किस प्रकार से रिलेशन को, किस प्रकार से नातेदारी को समझाने की कोशिश की है वो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बारीकी से उन्होंने इसका अध्ययन किया था। अब इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया है मोइटी का। इन्होंने कहा कि आखिर में जो वहाँ पे मोइटी इनको देखने को मिला था, मोइटी क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। तो इन्होंने कहा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जनजातीय समाज जो था वो 2 मोइटी में विभाजित था। अर्थात अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर एक समाज है और इसको अगर हम 2 भागों में विभाजित कर दें, कोई भी समाज जो है वो हमें 2 भागों में विभाजित दिखेगा ही दिखेगा। तो इस प्रकार से ये 2 मोइटी कहलाते हैं। समाज जिन 2 बड़े समूहों में बांटा जाता है उन्हें ही मोइटी कहते हैं। प्रत्येक जनजाति 2 में से किसी एक मोइटी में शामिल होती है। दूसरी ओर समाज का विभाजन 2 एकांतरित पीढ़ियों अर्थात अल्टरनेटिंग जनरेशन के संदर्भ में भी होता है। इसको भी अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर में ये लाइन हमें क्या बता रही है। इस प्रकार समाज 4 भागों में अर्थात सेक्शंस में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए ये टर्म्स आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये टर्म्स जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उनमें मिलते हैं। जैसे कि इन्होंने जो ये 4 भाग बताए हैं, अच्छा ठीक है पहले मैं समझा ही देती हूँ नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको एक बार इरेज करते हैं, फिर हम लोग इसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक मान लेते हैं समाज है, एक समाज जो जनजातीय समाज है वहाँ पे इन्होंने कहा इसको हम 2 भागों में बांट दिए। इसको अगर ऐसे ही मान लीजिए आप कि ये समाज है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। ये हमारे मोइटी कहलाते हैं। मोइटी, मोइटी, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं मोइटी 1 और ये हो गया मोइटी 2। इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें भी हमें 2 भाग दिखते हैं। ये 2 भाग अगर हम मान लेते हैं कि इसको क और ख में मान लेते हैं, क ख, क और ख, ये 2 भाग। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इन्होंने कहा है कि जो मोइटी होता है उसके अंतर्गत हमें एकांतरित पीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप लोग टर्म्स देखिए। हाँ, इन्होंने कहा है कि 2 एकांतरित पीढ़ियों में इनका फिर से विभाजन कर दिया जाता है। अब ये 2 एकांतरित पीढ़ियाँ क्या होती हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं मान लेते हैं। चूँकि ये पितृसत्तात्मक समाज की बात हो रही है इसलिए मैं समझा रही हूँ। हमारे पिता हैं, ये हमारे ये हमारे पिता हैं, हम इनके पुत्र हैं। अब हमारे जो पुत्र होंगे तो वो हमारे फिर से जैसे इनके हमारे पुत्र, ठीक, इनके क्या होंगे, इनके पोते होंगे। तो ये जो हैं ये फिर से इसी ग्रुप में आ जाएंगे क में। फिर इनके जो बच्चे होंगे वो इस ग्रुप में आ जाएंगे, फिर इनके जो बच्चे होंगे वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। इस प्रकार से ये 2 अल्टरनेट जो पीढ़ियाँ होती हैं वो देखने को मिलती हैं। यही सेम चीज़ इस पे भी लागू होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अभी 4 भाग बांट देंगे। कैसे, जैसे कि हमने बांट दिया, एक मिनट, अब हम इसको 4 भाग में कैसे बांटेंगे। फर्स्ट का क हो गया, फर्स्ट का ख हो गया, ये 2 ग्रुप हो गए। फर्स्ट इसका क और इसका ख। ऐसे ही सेकेंड का क हो गया, सेकेंड का क हो गया और सेकेंड का ख हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो 4 पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
ये आप लोगों को 4 पार्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। इन्होंने उदाहरण के लिए माना है कि बनाका, बुरोंग, कारीमेरा और पार्लिजेरी, ये 4 सेक्शन इन्होंने बांटा है। इन्होंने कहा है कि जनजातीय नियमों के अनुसार विवाह जो है वो विपरीत मोइटी और समान पीढ़ी के व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। उदाहरण के लिए करीरा जनजाति, ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। करीरा जनजाति जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इसकी चर्चा रेडक्लिफ ब्राउन ने की थी। तो इन्होंने कहा है कि करीरा जनजाति में बनाका भाग के पुरुष का विवाह बुरोंग स्त्री से ही हो सकता है। यहाँ पे अब हम लोग एक थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये पहला मोइटी का पहला भाग है। इसमें पहली पीढ़ी जो है पिता की है और दूसरी पीढ़ी जो है वो पुत्र की है। ये पहली बात तो ये हो गई कि इस मोइटी का विवाह जो है वो इस मोइटी में ही संभव है, इनमें आपस में विवाह नहीं होगा। दूसरा, जो क पीढ़ी है अर्थात पिता की पीढ़ी है, पिता की पीढ़ी की विवाह पिता के पीढ़ी में ही होगी, अर्थात इस पीढ़ी में जो हमारा क पीढ़ी दिख रहा है अर्थात पिता के एज की ही जो उसमें पीढ़ी होगी उसी में शादी होगी। पुत्र की जो पीढ़ी होगी तो इनके जो बेटे की जो पीढ़ी हमें ख दिखेगी, इसकी पीढ़ी की शादी इस पीढ़ी की लड़की या लड़के से होगी, इस पीढ़ी की लड़की या लड़के की। उसी प्रकार से जब अगली पीढ़ी आएगी पोते की, तो इस पीढ़ी की लड़की या फिर लड़के मेल या फीमेल की शादी जो है वो इसकी अगली पीढ़ी के मेल या फीमेल से ही होगी। तो इस प्रकार से अभी आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि जो इस शादी करने का जो तरीका था कि किससे किसकी शादी होगी वो बिल्कुल क्लासिफाइड था, बिल्कुल डिसाइड था कि ऐसे ही शादियां होंगी। अब यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही है टोटम समूह का। मैं आप लोगों को पहले ही बताई हूँ कि रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो एमिल दरखाइम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने टोटम समूह को भी काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने कहा कि जो टोटम होता है, ये टोटम क्या होता है ये भी आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं मैं कि जो टोटम होता है वो किसी भी एक जनजातीय समूह के लिए पवित्र वस्तु या स्थान कुछ भी माना जा सकता है जिसे कि वो लोग पूजते हैं। उनको ऐसा भी मैं बताई हूँ कि कुछ ऐसी विपत्ति की स्थिति आ जाए कि उसे समाप्त करना रहता है तो उसके लिए बहुत सारी क्रियाकलाप पूजा वगैरह भी किया जाता है, फिर जाके उसको समाप्त किया जाता है। तो जो टोटम होता है वो एक सामूहिक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन्होंने भी कहा है कि टोटम से जो जुड़े समारोह होते हैं उनके दौरान, जैसे कि लड़कों का दीक्षा समारोह आदि होता है, तो इसमें कई कुल के लोग जो होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस प्रकार से लोगों में एक सामूहिकता की भावना या ये बोले कि एक यूनिटी की, एकता की भावना देखने को मिलती है। और इस प्रकार से चूँकि जब पूरा जो एक जनजातीय समाज है वो एक साथ मिल के और टोटम का जो भी उत्सव मनाता है या समारोह मनाता है, तो उसमें जो भी आर्थिक या राजनीतिक तरीके से प्रभावित जो लोग होते हैं वो भी एक साथ अपनी दुश्मनी को भी भुला के और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटम होता है ये भी वहाँ की जो संरचना है उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज जो लेक्चर था आज का, तो इसमें किस प्रकार से उन्होंने क्षेत्रीय आधार पे समझाने की कोशिश की है, जनजातीय आधार पे कैसे समझाने की कोशिश की है, मोइटी क्या क्या कॉन्सेप्ट था उसके अनुसार संरचना को समझाने की कोशिश की है, और टोटम के अनुसार, क्योंकि टोटम में आप लोग देखेंगे कि जितने नातेदारी समूह होती है सब एक साथ एकत्रित होती है और सब में एक सहयोग की भावना देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन को और अटेम्प्ट कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं उसी से संबंधित है कि इसमें सही मेल बनाइए, आखिर में इसमें किस प्रकार से हमें मैच करना है। तो बुरोंग है, जो बुरोंग है ये क्या है, तो ये जो है ये करीरा जनजाति से ही संबंधित एक
भाग है। जनजाति जो होता है वो भाषा पर आधारित समूह होता है। कुल जो होता है ये हमारा एक क्षेत्रीय पहचान के अनुसार होता है। और दल जो होता है वो आर्थिक और राजनैतिक आत्मनिर्भरता से संबंधित होता है। तो ये भी एक प्रश्न था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगामी एग्ज़ाम में इस तरीके का मैच करने के लिए आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो रेड क्लिफ ब्राउन की संरचना की अवधारणा थी अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, हमें कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।